हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए उत्तराखंड करंट अफेयर यानी उत्तराखंड की समसामयिक घटनाक्रम जो आपका 2024 उत्तराखंड में घटित हुई अक्टूबर 2024 में। तो आपका आज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2024 का। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। तो चलिए बिना समय नष्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है काजिंद। काजिंद आपका युद्धाभ्यास जो है वो आपका है 8वां, और ये किन दो देशों के बीच में है? इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे KAZIND तो आपका क्लियर हो जाएगा। KAZ से हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म है कजाकिस्तान की, और IND से मतलब हो गया इंडिया। तो ये कजाकिस्तान और इंडिया का संयुक्त सैन्याभ्यास है, और ये आपका सैन्याभ्यास कहाँ हुआ है? ये उत्तराखंड में ओली में हुआ है, जनपद चमोली में। और ये युद्धाभ्यास 8वां है, और ये कब से कब तक हुआ है? 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक। और ये आपका एक वार्षिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आतंकवाद से यानी विरोध में ये अभियान चलाया जाता है। आतंकवादी विरोधी अभियान है, और आपका ये वर्ष 2016 से चलाया जा रहा है। अब ये 2016 में आपका इसका नाम था प्रबल दोस्तिक, और 2018 में इसका नाम फिर कजिंद कर दिया गया था। जो ये स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 2016 में प्रबल दोस्तिक के नाम से। और आपका जो है एक इसमें ध्यान रखिएगा, ये 2024 का है और ओली में हुआ है, लेकिन 2023 का भी आपसे पूछा जा सकता है। और 2023 का जो हुआ है वो आपका सैन्याभ्यास हुआ है ओटार में। और ये ओटार कहाँ पर है? ओटार आपका ये है कजाकिस्तान में। तो इस तरह से ये एक प्रश्न पिछला भी हमें याद रखना पड़ेगा 2023 में और 2024 में। तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कौन सी एक्सरसाइज थी? 8वीं, और आपका कहाँ आयोजित हुई? ओली में। और आपका 30 सितंबर 2013 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चला। एनुअल प्रोग्राम है, 2016 से स्टार्ट हुआ। संख्या में 8वां था इस बार। इस तरह के इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में मेडिकल शिक्षा। तो उत्तराखंड में अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 100 सीटों की मंजूरी दी है। तो ये 100 सीटों की जो मंजूरी दी है 2016 में, और 2024-25 के लिए मंजूरी दी है। और इससे पहले आपका 150 सीटें देहरादून में है, 125 सीटें हल्द्वानी, और श्रीनगर में 150 सीटें, अल्मोड़ा में 100 सीटें, और आपका हरिद्वार में 100 सीटें। तो मिलकर आपका हो जाती हैं 625, यानी 625। और आपका इस वर्ष आपका हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 100 सीटें मंजूर की गई हैं। अगला प्रश्न आता है नैनी सैनी हवाई पट्टी। तो ये नैनी सैनी हवाई पट्टी आपका कहाँ पर है? ये प्रश्न बहुत पुराना हो चुका है और आपका हालांकि हर बार आता ही रहता है। ये पट्टी है आपका पिथौरागढ़ जनपद में, और आपका जो है चीन सीमा से 50 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित है। और आपका DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पर एरोड्रोम लाइसेंस दे दिया है। और ये पट्टी आपका 1991 में शुरू की गई थी। इसकी लंबाई है 1508 मीटर, और आपका इस हवाई पट्टी पर 42 सीटर विमान की ट्रायल लैंडिंग अभी हाल ही में की गई है। इसी के कारण ये चर्चा में होती है। तो ये एक इस पर क्वेश्चन है। अभी आपने देखा होगा दीपावली जो उत्सव हुआ था उसमें भी जो हमारे रक्षा मंत्री थे वो आए थे, तो इसी हवाई पट्टी पर वो उनका विमान उतरा था। अगला प्रश्न है या अगला टॉपिक है अखिल भारतीय किसान मेला। तो ये 116वां किसान मेला आपका आयोजित किया गया है पंतनगर में। उत्तराखंड में आप जानते हैं पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ पर आपका ये मेला किसान मेला लगाया गया था। और किसान मेले का आयोजन आपका 4 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हुआ था। उद्घाटन आपका मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था। और ये जो मेला होता है किसान मेला, ये 2 बार लगता है, एक बार रबी सीज़न में और एक बार खरीफ सीज़न में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है धूमकेतु C2023
ए शान एटलस, तो ये आपका एक धूमकेतु है। धूमकेतु आपका जो है जिसकी खोज आपका ये एटलस ने की है, यानी आपका चीन का चीन के पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी, यानी ये आपका ऑब्जर्वेटरी है जो चीन में इसने खोज की। और साउथ अफ्रीका की जो एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस ने इसकी खोज की है। अब यहाँ उत्तराखंड में इसकी चर्चा क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड के पौड़ी के आसमान से ये एस्ट्रॉयड गुजरा था और इस एस्ट्रॉयड की जो पिक्चर थी वो आपका क्लिक की थी प्रीतम सिंह नेगी द्वारा, ये पिक्चर क्लिक की गई थी, तो इसीलिए ये चर्चा में है। इसके बाद अगला टॉपिक है उत्तराखंड जलवायु अनुकूलन एवं बारानी कृषि परियोजना, यानी उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट। उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट UCRRFP, तो ये आपका जलागम प्रबंधन विभाग की है। पहला तो आपका यहीं से देखेंगे वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है, और आपका जो है इस परियोजना की शुरुआत आपका इन्होंने इस विभाग ने की है। ये आपका कितने ज़िलों में चलेगी? 8 पर्वतीय ज़िलों में चलेगी, 519 ग्राम पंचायतों में ये होगी। कुल 1100 करोड़ रुपए की ये परियोजना है और 6 वर्ष तक ये परियोजना चलेगी। कुल कितने जनपदों में चलेगी? 8 में। और ये आपका किसके सहयोग से चलेगी? ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये आपका योजना चलेगी। तो अगर आप देखोगे इसमें बारानी कृषि लिख रखा है, तो बारानी कृषि से तात्पर्य होते हैं वर्षा आधारित कृषि, यानी आपका जहाँ सिंचाई सुविधाएं कम होती हैं लेकिन आपका वर्षा वहाँ पर आधारित कृषि ही की जाती है, उसको आप कहते हैं बारानी कृषि। तो ये बारानी कृषि आपका से संबंधित है, 8 जनपदों में चलेगी, 519 ग्रामों में चलेगी, 1100 करोड़ प्रोजेक्ट है, 6 साल चलेगी और 8 पर्वतीय जिलों में चलेगी। वर्ल्ड बैंक द्वारा ये संचालित होगी। अगला प्रश्न है आयुर्विद्या कार्यक्रम। तो आयुर्विद्या कार्यक्रम ये उत्तराखंड राज्य के स्कूलों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूली बच्चों को आयुष संबंधी, आयुष आप जानते ही हैं, आयुष एक डिपार्टमेंट है हमारा जिसमें जो चिकित्सा संबंधी डिपार्टमेंट है, यानी आपका ए से आपका आयुर्वेद हो गया, वाई से आपका योगा हो गया, यू से यूनानी हो गया। आयुष में आपका देखेंगे ए आयुर्वेद और वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से आपका सिद्ध और एच से आपका होम्योपैथी। तो ये आयुष बनता है, आयुष डिपार्टमेंट द्वारा ये चलाया जा रहा प्रोग्राम है। और आपका इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को दिनचर्या, आहार विहार संबंधी आदतों की सही जानकारी दी जाती है। 5000 से अधिक स्कूलों के छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इस वर्ष 3900 स्कूलों का लक्ष्य है। तो ये आपका आयुर्विद्या कार्यक्रम है। संभव है प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला लिख रखा है न्यायमूर्ति मनोज तिवारी। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी आप जानते ही हैं, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जिन्हें दूसरी बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और इनका जो कार्यकाल है वो 11 अक्टूबर से प्रभावी होगा। क्यों? क्योंकि आपका न्यायाधीश जो पहले थी इसके मुख्य न्यायाधीश वो थी ऋतु बहारी, और ऋतु बहारी जो है वो आपका अब वो हो गई, रिटायर हो गई हैं। तो इसलिए आपका जो है अब नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, लेकिन कार्यवाहक के तौर पर वो है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में के निवासी हैं और आपका इससे पहले भी वे जब विपिन सांघी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके सेवानिवृत्ति होने के बाद, यानी ये मानिए कि 2023 से लेकर 27/10/2023, यानी पिछले वर्ष ही लगभग आजकल, तो 27/2023 से लेकर, यानी 27 अक्टूबर 2023 से लेकर 3/2 यानी 3 फरवरी तक ये रहे थे कार्यवाहक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और अब फिर आपका दोबारा से ये न्यायाधीश बनाए गए हैं कार्यवाहक 11 अक्टूबर 2024 से, और ये 2017 को आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायमूर्ति के रूप में पदोन्नत किए गए थे। तो ये आपका इसमें प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में ये घोषित हो चुके हैं कि 28 फरवरी से 14 फरवरी 2025 को होंगे।
और ये आपका इन राष्ट्रीय खेलों में आपका राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ शीतकालीन खेलों के यानी आपका विंटर खेल भी इसके साथ ही हो जाएंगे। और आपका इसमें देखोगे कि ये जानकारी यहाँ घोषणा किसने की है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा पीटी उषा। तो पीटी उषा आपका एथलीट थी और सेकंड के 100वें हिस्से से ये आपका ओलंपिक कांस्य से चूक गई थी। तो उस पीटी उषा को आजकल बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा। और आपका ये इन्होंने घोषणा की है कि उत्तराखंड में 2025 में 38वें ओलंपिक खेल होंगे और राष्ट्रीय खेल होंगे और आपका ये राष्ट्रीय खेल 7 जगह पर होंगे, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रपुर, हल्द्वानी और गुल्लरभोज में। गुल्लरभोज में जो होंगे वाटर स्पोर्ट्स होंगे क्योंकि वहाँ गुल्लरभोज डैम है। अगला नेक्स्ट है शीतलराज। शीतलराज कौन है? शीतलराज एक माउंटेनियर हैं, मतलब आपका पर्वतारोहण करने वाली महिला हैं। और आपका इन्होंने हाल ही में चर्चा में क्यों आई हैं, क्योंकि ये आपका माउंट ओयू जो दुनिया की छठी सबसे ऊंची चोटी है, इस पर आपका इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है। तो शीतल राज जो है वो ब्रांड आइकॉन ऑफ कुमाऊं बी ने 2019 में चुना गया था। 2021 में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार और 2019 में टीलू रोतेली पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया है। और ये आपका रहने वाली हैं पिथौरागढ़ की। और ये जो चोटी है माउंट ओयू ये आपका तिब्बत में है। तो और इसकी ऊंचाई भी आप देख सकते हैं 8,188 मीटर इसकी ऊंचाई है, जिस पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है। यह है शीतलराज और ये आपको दिख रहा है माउंट ओयू जो आपका तिब्बत में है। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय व 9 सूत्रीय रणनीति। तो उत्तराखंड राज्य में आर्थिकी व पारिस्थितिकी में संतुलन लाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। त्रिस्तरीय यानी ट्रिपल लेयर्ड और 9 फॉर्मूला 9 सूत्रीय। और आपका ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये इंट्रोड्यूस किया है राज्य के नियोजन विभाग ने। और इस विभाग ने आपका 3 स्तंभ लिए हैं: समुदाय सशक्तिकरण अभियान, नवाचार तकनीक अभियान और वित्तीय स्वायत्तता व साक्षरता अभियान। और इन्हीं के आधार पर आपका 3 आगे फार्मूला दिए गए। तो ये फार्मूला है पारंपरिक प्रथाओं का पुनरावर्तन, उचित उपयोग द्वारा व्यवहार परिवर्तन, युवाओं में कौशल उन्नयन। इसी तरह से नवाचार व तकनीकी अभियान में ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी जो आपका पर्यावरण के अनुकूल हो उस टेक्नोलॉजी का प्रोत्साहन और टेक्नोलॉजी स्थित आधारित त्वरित यानी रैपिड सॉल्यूशन देना किसी भी समस्या का, और सर्कुलर इकोनॉमी का अंगीकरण। इसके बाद वित्तीय साक्षरता है, ग्रीन प्रैक्टिसेस का मानकीकरण है। ये मानवीकरण नहीं, मानकीकरण यानी जो भी हम ग्रीन प्रैक्टिसेस यानी पर्यावरण अनुकूल प्रैक्टिसेस हैं उनका स्टैंडर्डाइज करना है। कार्बन क्रेडिट हेतु सहभागी का कार्बन क्रेडिट आपका पेड़ लगाने पर जो मिलता है कार्बन क्रेडिट। तो ये 9 सूत्रीय फार्मूला है और 3 इसमें रणनीतियाँ बनाई गई हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये किस विभाग का है? नियोजन विभाग का। तो इसमें इसी तरह का प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 पर आपका जो गठित प्रवर समिति है। प्रवर समिति जो होती है वो एक अस्थायी समिति होती है। ये संसदीय समिति होती है लेकिन अस्थायी होती है और किसी विधेयक विशेष पर चर्चा करने के लिए बनती है। तो ये इस विधेयक पर जो आपका नगर निगम अधिनियम है उस पर चर्चा करने पर बनाई गई थी। और अगर ये केंद्र में बनती है तो लोकसभा का अध्यक्ष बनाते हैं, और यहाँ चूँकि उत्तराखंड में बनी है तो उत्तराखंड की जो विधानसभा अध्यक्ष हैं या अध्यक्षा हैं जिनको कहते हैं हम श्रीमती ऋतु खंडूरी, और इनके द्वारा आपका जो है 9 सितंबर को ये प्रवर समिति का गठन किया है। इस गठन में समिति में कुल 7 सदस्य हैं जिनमें एक अध्यक्ष हैं श्री प्रेमचंद अग्रवाल। उनकी अध्यक्षता में ये प्रवर समिति बनाई गई है। प्रवर समिति का उद्देश्य नगर निगम अधिनियम है उस पर आपका जो चर्चा है उस पर या उस विधेयक पर जो पुनः चर्चा करने का एक प्रवर समिति का जो कार्य होता है उसके लिए ये समिति बनाई गई है। इसके सदस्य खजानदास जी हैं, विनोद चमोली हैं और आपका मुन्ना सिंह चौहान हैं जो आपका तीनों भाजपा से हैं। 2 व्यक्ति कांग्रेस से, ममता राकेश ये आप जानते हैं महिला हैं
जो भगवानपुर सीट से हैं, और आपका हरीश धामी कांग्रेस के और शहजाद अली बसपा से। तो इस तरह से आपका ये सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व इसमें है जो उत्तराखंड में जिनके विधायक हैं। तो यहाँ पर आपका ये कुल सदस्य हैं इसके 7। और इस समिति ने जो सिफारिश दी है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। तो निकाय चुनाव यानी नगर निगम वगैरह के जो चुनाव होते हैं, तो नगर निगम की संख्या अब हो गई है 9+2 यानी 11। नगर पालिकाओं की संख्या हो गई है 45 और नगर पंचायतों की संख्या हो गई है 46, जिसमें आपका 3 नई नगर पंचायत बनी है। अंतिम जो है इनको याद आप तभी करें जब चुनावों के लिए अधिसूचना आ जाए, क्योंकि अभी कुछ और भी हेर फेर हो सकता है। ये फिलहाल की स्थिति है। फिलहाल आपका 102 नगर निकाय हैं। ऐसा भी हो जाता है कि अंतिम समय में कुछ नगर निगम बन जाए या नगर पालिका बन जाए या कुछ हो जाए। तो जब आपका चुनाव होने लगेंगे और अधिसूचना जारी होगी चुनाव की, तभी आपका फाइनली क्लियर होगा। और ग्राम पंचायतों की संख्या आपका 7,823 है, क्षेत्र पंचायतों की संख्या 3,157 है, और जिला पंचायत आपका उत्तराखंड में जितने ज़िले हैं 13 ज़िले हैं, 13 ही आपका है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो दिख रहा है आपको मड़ुआ। मड़ुआ आपका एक मोटा अनाज है, और अगर आप इसको बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये जो मड़ुआ है ये आपका मोटा अनाज है। और ये किस फैमिली का है? घास कुल का, यानी पोएसी फैमिली का मेंबर है। पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली इसको कहते हैं। घास फैमिली में एक दो प्रश्न और भी आ जाते हैं, जैसे कि आपका जो है घास कुल का सदस्य नहीं है या है, तो उसमें बैम्बू भी दिया होता है। तो आप ध्यान रखेंगे घास कुल में बैम्बू भी आता है, यानी कि आपका बांस भी आता है, गन्ना भी आता है, और आपका चावल भी आता है और गेहूं भी आता है। तो ये मड़ुए में मड़ुआ भी इसी कुल का मेंबर है, पोएसी फैमिली का, और इसका नाम है एलुसाइन कैराकोना। और ये आपका 2300 मीटर की ऊंचाई पर उगता है, और ये मड़ुआ जल की कमी वाले क्षेत्रों में उगने वाला मोटा अनाज है। अब देखोगे इसका एमएसपी यानी समर्थन मूल्य कितना डिक्लेयर हो रखा है, तो 4,290 रुपये कुंटल के हिसाब से, 4290, ये आपका क्विंटल के हिसाब से प्रति क्विंटल। तो प्रति क्विंटल आपका 4,290 रुपये के हिसाब से इस बार डिक्लेयर हुआ है, या आपको किलो में कहेंगे तो 42 रुपये 90 पैसे। ये आपका मड़ुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो मड़ुए का आपका कैल्शियम का एक बड़ा महत्वपूर्ण या बहुत बड़ा स्रोत होता है कैल्शियम का। इसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक है सराखेत। सराखेत आपका देहरादून जनपद में है, और ये आपका देहरादून जनपद में देहरादून शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सराखेत में स्वतंत्रता सेनानियों ने 1930 में नून नदी के पानी से नमक बनाकर अंग्रेज़ों की नीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। हाल ही में इस गांव को हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो एक ये प्रश्न आपका बन सकता है कि सारा गांव कहाँ पर है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो 1930 में नमक विरोधी आंदोलन हुआ था, तो उत्तराखंड में ये जो नून नदी थी यहाँ पर भी लोगों ने नमक बनाकर, जो नमक विरोधी कानून, नमक पर जो टैक्स लगाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसको तोड़ा था और ख़ुद नमक बनाया था। तो ये है देहरादून जनपद में, और आपका देहरादून शहर के पास में ही। और इसे चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस गांव को हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। अगला टॉपिक है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव, पहली बात तो केदारनाथ विधानसभा किस जनपद में है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में है। यहाँ पर जो मतदान होगा वो आपका 20/11/2024 को होगा, और मतगणना होगी 23/11 को। और इस जगह पर उपचुनाव होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा विधायक थी शैला रानी रावत, उनका निधन हो गया। इस कारण से आपका जो है यहाँ पर चुनाव होगा। और दोनों ही पार्टियों ने, यानी भाजपा ने आशा नौटियाल और आपका जो है मनोज रावत चुना है कांग्रेस ने। तो इस तरह से दोनों ही दलों से प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। अगला प्रश्न है वायुवीर विजेता कार रैली। वायुवीर विजेता कार रैली आपका ये
थोइस यानी दियाचेन यानी लद्दाख से शुरू हुई है और लेह श्रीनगर जम्मू होते हुए 14 अक्टूबर को देहरादून पहुंच गई है। अब ये आपका कहाँ तक जाएगी, ये आपका अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाएगी और लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा ये करेगी। और आपका जो है इसमें ये है कि ये सेना में वायुसेना में जो युवाओं को भर्ती के लिए प्रोत्साहन देने के लिए या वायुसेना को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू की गई है। लिख रखा है वायुसेना के गौरवशाली इतिहास का प्रचार करेगी यह यात्रा और युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट लिख रखा है एम्स। एम्स की सैटेलाइट शाखा आपका कहाँ मिल रही है, खुरपिया फार्म में। कहाँ बन रही है, खुरपिया फार्म में। और ये किच्छा के समीप खुरपिया फार्म में सैटेलाइट एम्स की स्थापना की गई है। यहाँ पर जो बनेगा एम्स वो बनेगा 100 एकड़ भूमि में 351 करोड़ की लागत से और 280 बेड का प्री फैब्रिकेटेड जो आपका एक मेडिकल कॉलेज एक तरह से खुलेगा और यहाँ पर इसका निर्माण कार्य 2025 तक पूरा हो जाए। और हाल ही में आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा खुरपिया में ही औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। तो ये भी आपने सुना होगा। कुल उत्तराखंड में एक स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा हुई थी, औद्योगिक स्मार्ट सिटी, और आपका जो है पूरे भारत में हुई थी 12 स्मार्ट सिटी बनाने की, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा, तो जिसमें से उत्तराखंड में एक। नेक्स्ट आप देखेंगे 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ, मसूरी वन्य जीव विहार, ये ना आधा पड़ेगा, मसूरी वन्य जीव विहार विनोग में। विनोग आप जानते हैं मसूरी में। और ये कब से कब तक आयोजित हुआ, 18 से 20 अक्टूबर 2024 को। और स्थानीय सहभागिता इस उत्सव का प्रमुख उद्देश्य था। और इसका जो उद्देश्य होता है वो बर्ड वाचिंग को बढ़ावा देने के लिए होता है। और पहली बार ये हुआ था 2014 में बर्ड फेस्टिवल का उत्तराखंड में आयोजन। और उत्तराखंड में 690 प्रजातियां आपका मिलती हैं और आपका कुल प्रजातियां हैं भारत में 1300 पक्षियों की, जिसमें से आपका उत्तराखंड में 690, अब यहाँ थोड़ा सा कई जगह पर कुछ अलग अलग भी दे रखा है, लेकिन ये 690 प्रजातियाँ ज़्यादातर लोगों ने सही मानी है। 690 या कई जगह क्वेश्चन में आया तो 600 से अधिक भी कर दिया उन्होंने। तो 690 प्रजातियाँ 1300 में से आपका कुल भारत में 1300 प्रजातियां हैं और उसमें से आधी से भी ज़्यादा वो आपका उत्तराखंड में मिलती है, यानी 690। तो इस तरह से ये एक प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये बर्ड फेस्टिवल आपका कहाँ आयोजित हुआ, कौन सी संख्या का बर्ड फेस्टिवल था, 8वां था। पहली बार कब आयोजित हुआ, 2014 में। ये बर्ड फेस्टिवल इस बार वाला कहाँ आयोजित हुआ, मसूरी में। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये आपका जो है उत्तराखंड यात्रा पे थे। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, क्योंकि वो इधर चर्चा में आ गए। सुमन बेरी हैं और ये उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे और उत्तराखंड के सामाजिक आर्थिक विकास की भावी रणनीति पर मंथन करने के लिए ये आए थे। और आपका जो है नीति आयोग आप जानते ही हैं 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था। और आपका प्रधानमंत्री की ये जो इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, वो प्रधानमंत्री होते हैं पदेन। उपाध्यक्ष आपका सुमन बेरी हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर सुब्रमण्यम हैं। नेक्स्ट आपका स्पर्श हिमालय उत्सव। स्पर्श हिमालय उत्सव आपका देहरादून के थानों में आपका लेखक ग्राम में आयोजित हुआ। डेट इम्पॉर्टेंट है, 25 से 27 अक्टूबर तक ये आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामनाथ कोविंद थे, इन्होंने उद्घाटन किया था। इस उत्सव का या महोत्सव का उद्देश्य क्या था, साहित्य, संस्कृति व कला का संरक्षण व प्रोत्साहन। इस ग्राम में यानी लेखक ग्राम में जो थानों में है देहरादून में, उसमें निर्मित पुस्तकालय देश विदेश की 1 लाख से अधिक पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी इस पुस्तकालय में। साथ ही यहाँ नवग्रह वाटिका, संजीवनी वाटिका, तीर्थाटन वाटिका भी बनाई गई, जिसमें औषधीय पौधों सहित अनेक प्रकार के पौधे लगाए गए। नेक्स्ट है आपका पिंडारी ग्लेशियर। ये पिंडारी ग्लेशियर चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में एक फेमस छायाकार हैं यानी फोटोग्राफर है अनूप शाह, नैनीताल से संबंधित, और ये पद्मश्री भी हैं। इन्होंने खुलासा किया है कि पिंडारी ग्लेशियर 60 साल में 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर खिसक चुका है
और बागेश्वर स्थित आपका जो है ये ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर होता है। और इसमें आप देखोगे ये ग्लेशियर आपका नंदा देवी और नंदाकोट पर्वतों के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है हेलीपोर्ट। तो उत्तराखंड के हरिद्वार सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में हेलीपोर्ट का बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए यूकाडा मतलब उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण उकाडा ने आपका प्रदेश सरकार से सिडकुल की जो है 8,092 मीटर भूमि की मांग की है। और कुल कितने हेलीपैड प्रस्तावित हैं? 18, जिसमें से 10 हेलीपैड का काम पूरा हो चुका है, पूरा भी हो चुका है उत्तराखंड में। तो इस तरह से आपका ये हेलीपैड है। लेकिन यहीं हमने जोड़ दिया है हेली एम्बुलेंस सर्विस। तो ये हेली एम्बुलेंस सर्विस आपका कहाँ शुरू की गई है? एम्स ऋषिकेश में। और ये अब देश में पहली इस तरह की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस है जो आपका उत्तराखंड के ऋषिकेश से शुरू हुई है। और आपका ये 108 की तर्ज पर ही, जैसे 108 गाड़ियाँ चलती है उसी की तर्ज पर ये चलेगी। और साथ में ध्यान रखेंगे कि ये जो है केंद्र और राज्य दोनों का इसमें भागीदारी रहेगी 50-50। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया गया था। तो इसमें एक थोड़ा सा ध्यान और रखने वाली बात है कि उत्तराखंड में हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति 4 दिसंबर 2023 को आपका मंजूरी दी गई थी। तो ये भी आप ध्यान कर लेंगे। इसमें आपका जो है, क्योंकि उत्तराखंड आपदाओं से भी भरपूर राज्य है और साथ में ही पर्यटन की गतिविधियां भी यहाँ काफ़ी चलती हैं। तो ये दोनों के लिए हेलीपैड या हेलीपोर्ट आपका जो है वो प्रभावी रहेंगे अगर आपका उत्तराखंड में इनके लिए थोड़ी आसान नीति बनाई गई है। तो आसान नीति बनाई गई है। आपका निजी क्षेत्र में भी आप अपने निजी भी हेलीपैड और हेलीपोर्ट बना सकते हो और उसके बाद उसको सरकार को लीज पर भी दे सकते हो। तो ये उत्तराखंड की हेलीपैड नीति है या हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति है जो 2023 में जिसको मंजूरी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड उदय सम्मान समारोह 2024 ये कहाँ आयोजित हुआ? देहरादून में। और किस ग्रुप के द्वारा ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया? अमर उजाला अखबार जो चलती है, समाचार पत्र है, उसके द्वारा ये आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में 26 लोगों को उत्तराखंडी उदय सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है न्यार घाटी उत्सव। न्यार घाटी उत्सव कहाँ मनाया गया? पौड़ी जनपद में आपका द्वारीखाल ब्लॉक में बागी गांव में मनाया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था। ये 3 दिवसीय उत्सव था जिसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे उत्तराखंड स्थापना समारोह। आप जानते हैं उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था और इसके स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और ये देवभूमि रजतोत्सव के रूप में, रजत उत्सव यानी 25 वर्ष को रजत उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण होगा। 7 नवंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन और आपका 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस तथा 12 नवंबर तक देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा से संबंधित कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किए जाएंगे। और ये जो एक बड़ा कार्यक्रम है देवभूमि रजतोत्सव, ये आपका जो 9 नवंबर 2024 से देहरादून में शुरू होगा और आपका 1 साल तक चलेगा और अगले वर्ष इसका कुमाऊं मंडल में समापन किया जाएगा। तो ये आपका उत्तराखंड के स्थापना से संबंधित कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखेंगे प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। तारीख इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो है 7 नवंबर। स्थान आपका देहरादून में है। देहरादून के दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद ऑडिटोरियम में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रवासी उत्तराखंडियों की सहभागिता के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को गति देना है। इसके बाद नेक्स्ट है सारा या सर्रा जो भी कह लें। तो इसमें आपका इसका गठन कब हुआ था? 2023 में। है क्या ये एक अथॉरिटी है, यानी आपका एक प्राधिकरण है जिसका पूरा नाम है स्प्रिंगशेड एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपका जो है ये गठित हुई है 2023 में। अभी हाल में इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें इन्होंने कहा है
कि आपका 5428 स्रोतों का इन्होंने जल संरक्षण में संवर्धन कर पुनर्जीवीकरण किया गया है। और आपका 228 वर्षाकालीन छोटी बड़ी नदियों का कैचमेंट ट्रीटमेंट करके पुनर्जीवित किया गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट है नैन सिंह रावत। नैन सिंह रावत आप जानते ही हैं, पुनर्जीवित। यहाँ देखेंगे नैन सिंह रावत। नैन सिंह रावत आपका अक्षांश दर्पण के रचयिता हैं। ये पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई और ये इन्हें माना जाता है 19वीं सदी के सबसे महान खोजकर्ताओं में से एक हैं। पिथौरागढ़ में जन्मे थे ये, आप जानते ही। इन्हें एक उपाधि है कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर और इनको कहा जाता है पंडित नैन सिंह रावत। इनकी जो जयंती है वो 21 अक्टूबर 2024 को धूमधाम से मनाई गई थी उत्तराखंड में। और इनका जन्म 21 अक्टूबर 1830 को हुआ था और मृत्यु 1 फरवरी 1882 को हुई थी। इसके बाद देखेंगे दीपावली उत्सव। दीपावली उत्सव आपका कहाँ मनाया गया, प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ मनाया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात में कच्छ में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने दिवाली मनाई थी पिथौरागढ़ के गुंजी में। तो यहाँ पर ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है, पिथौरागढ़ के गुंजी में। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बनाई गई थी लैंसडाउन पौड़ी में दीपावली उत्सव मनाया गया था। मंथ के आखिर में ये उत्सव हुआ था। इसके बाद है आईटीबीपी उत्तराखंड सरकार का समझौता। तो आईटीबीपी का उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता है। आईटीबीपी ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता किया है कि उत्तराखंड में जो भी स्थानीय उत्पाद होंगे जैसे बकरी, भेड़, चिकन, इन सब की आपूर्ति जो की जाएगी वो स्थानीय लोगों के द्वारा की जाएगी। तो इसका समझौता आपका किया है। इसके अलावा आईटीबीपी इन स्थानीय उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर का कार्य भी करेगी। आईटीबीपी जो यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को। इसका आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। इसके बाद आपका आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसने उत्तराखंड सरकार के साथ स्थानीय उत्पादों की जो आपूर्ति संबंधी समझौता किया है। ये आपका किया है वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत। वाइब्रेंट विलेज योजना आप जानते हैं जो चीन के सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर चलाई जा रही है। इसके बाद रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़, ये आपका 29 अक्टूबर को किया गया है। ये आपका जो की जाती है दौड़, ये 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, लेकिन 31 अक्टूबर को दीपावली अवकाश था, इसीलिए ये करी गई थी 29 अक्टूबर को। तो ये रन फॉर यूनिटी यानी एकता के लिए दौड़, ये करी जाती है सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर पर। इस बार ये मनाई गई 29 अक्टूबर को। और सरदार पटेल आप जानते ही हैं प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ये गलत लिखा गया है, प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री भी थे। 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1875 में गुजरात के नाडियाड गांव में। इन पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। 565 देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय इन्हीं है, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है और सरदार भी कहा जाता है। ये सरदार की उपाधि किन्होंने दी, ये भी अक्सर पूछा जाता है। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इस दौरान बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। इनकी मृत्यु 1950 में हृदयघात से हुई थी। और आप जानते ही हैं इनकी मूर्ति भी लगाई गई है। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएंगे, और साथ में गृह मंत्री भी थे। और इन्होंने जो पूरा देश का एकीकरण का श्रेय इन्हें ही है। इन पर प्रश्न और भी आता है कि वे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके पिताजी ने 1857 के क्रांति में भाग लिया। तो वो भी यही हैं, सरदार पटेल ही, जिनके पिताजी झांसी की रानी के साथ मिलकर इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। उत्तराखंड का करंट अफेयर था, किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी है उत्तराखंड की। तो अगर आपको अच्छा लगा है
तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD, देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।